करो जी। ठीक है। मेरे साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस के महासचिव ईश्वर जी, मंडी से हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र बाबू जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रमेश कांटा जी और आज की इस प्रेस वार्ता में शिमला के आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आप सभी का वार्ता में स्वागत है। सबसे पहले तो आपको मैं नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नववर्ष 2024 शुरू हुआ है और कामना करता हूँ कि आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर नया साल आए। आप लोगों के माध्यम से कुछ विषयों पर चर्चा करना चाहता हूँ। 5 तारीख से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल का दौरा है और हिमाचल के कुछ हिस्सों में रोड शो करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करता हूं कि उनको हिमाचल की याद आई चुनावों की बेला के ऊपर। उनके इस रोड शो और आगमन और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी वो हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करेंगी, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 1 साल पहले हिमाचल प्रदेश में भाजपा को लोगों ने सत्ता से बाहर किया और कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जनादेश भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1 वर्ष में जो काम किया उसका लेखा जोखा धर्मशाला में जो रैली आयोजित की गई उसमें माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी और तमाम नेता जो हैं वो जनता के समक्ष रख चुके हैं। उस विषय में मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं, लेकिन मेरे नड्डा जी से कुछ सवाल हैं क्योंकि उनका ताल्लुक और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं लेकिन उनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है, तो इसलिए मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। और मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब हिमाचल प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई और कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जनादेश दिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, उसके उपरांत लगातार हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र की भाजपा सरकार ने भेदभाव किया है, सौतेला व्यवहार, जिसके कई उदाहरण हैं, जिसमें जो सरकार की कर्ज लेने की सीमा थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपको याद होगा, उस सीमा को केंद्र सरकार ने बढ़ाया था, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ केंद्र की सरकार ने उस कर्ज लेने की सीमा को बढ़ा दिया। इसी के साथ जो विदेशी फंडिंग से हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलते थे उन पे उनकी जो लोन की सीमा थी उसको कम कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो प्रदेश की आर्थिक बदहाली भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है, उससे प्रदेश को उबारने के लिए कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे प्रदेश का जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो। कोई नए स्रोत जो रेवेन्यू है उसको जनरेट करने के ढूंढने का प्रयास सरकार ने किया, जिसमें वाटर सेस सरकार ने लगाने का फैसला लिया, जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। उस फैसले के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पावर मिनिस्ट्री की तरफ से जो पावर प्रोजेक्ट्स चलाने वाली कंपनीज हैं उनको हिदायत दी कि वो वाटर सेस ना दें, अदालत का दरवाजा खटखटाए। तो ये एक बहुत बड़ा हिमाचल विरोधी कदम केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी शय पे, उनके कहने पे और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लिया गया, क्योंकि जो वाटर सेस हिमाचल में लेने का सरकार ने फैसला किया वही वाटर सेस भारतीय जनता पार्टी रूरल स्टेट उत्तराखंड में भी लिया जा रहा है, वो JNK में भी लिया जा रहा है और मणिपुर में भी लिया जा रहा है।
तो हिमाचल प्रदेश ने जब ये वाटर सेस लगाने का फैसला किया ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो है वो अपना जो प्रभाव था, अपनी जो सत्ता थी उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों के साथ वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो ओपीएस लागू करेंगे। हमारी सरकार ने की, ओपीएस लागू की और एनपीएस और ओपीएस खत्म करने के एम्स में 1750 करोड़ रुपया जो था वो केंद्र सरकार से पर एनम हिमाचल प्रदेश को मिलता था। जैसे ही ओपीएस लागू हुआ, प्रदेश सरकार को कर्मचारियों को लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने दंडित करने का फैसला किया और वो 1750 करोड़ रुपया जो पर एनम हिमाचल प्रदेश को दिया जाता था वो ग्रांट जो थी वो बंद कर दी गई। तो इस तरह से गडकरी जी हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर हुआ, आप सब उसके गवाह हैं। और डिजास्टर के टाइम हिमाचल प्रदेश की क्या हालत हुई, क्या स्थिति हुई, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, सब उसको जानते हैं, बहुत कुछ इस पे बोला जा चुका है। लेकिन एक चीज जो मैं बोलना चाहता हूं कि नड्डा जी हिमाचल आ रहे हैं आप वोट लेने के लिए। नड्डा जी को हिमाचल की याद आई है, रोड शो करने निकले हैं क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो इसलिए वो हिमाचल के प्रति अब वो कहेंगे कि मैं तो हिमाचली हूँ, मैं तो हिमाचल का बेटा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिमाचल का ये बेटा उस वक्त कहाँ था जब हिमाचल के लोग खून के आंसू रो रहे थे, जब हिमाचल के लोगों के ऊपर प्रदेश अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई थी। उस वक्त इनके दिल क्यों नहीं पिसीजे और उस वक्त इनको हिमाचलियों के प्रति हमदर्दी और प्यार क्यों नहीं जागृत हुआ। मैं उस वक्त पूरा दौर निकल गया और प्रदेश की सरकार की मैं तारीफ करूंगा, सराहना करूंगा कि बिना केंद्र की मदद के बहुत अच्छे व्यवस्था पूर्वक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो था उस आपदा से, इस डिजास्टर से प्रदेश को बाहर निकाल के लेके आए। इसी तरह जो गडकरी जी भी डिजास्टर के टाइम हिमाचल प्रदेश आए और मनाली में और कुल्लू में घोषणा करके गए कि जो नेशनल हाईवेज और 4 लेन्स डैमेज हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, उनके रखरखाव के लिए 500 करोड़ रुपया जो उनका मंत्रालय जारी करेगा। आज दिन तक 5 रुपए नहीं मिले। इसी तरह गडकरी जी ने इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश में कहा था कि 69 नेशनल हाईवेज को हम मंजूर करेंगे। उन नेशनल हाईवेज का आज तक अता पता नहीं है कहाँ गए। मेरे प्रश्न ये हैं कि वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए आप हिमाचल आ रहे हैं, आपका स्वागत है, हम स्वागत करते हैं और आपको ये पूरा अधिकार है। लेकिन हमारे प्रश्न है, हमारे सवाल है कि हिमाचल प्रदेश को लगातार नजरअंदाज केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों कर रही है। और जगत प्रकाश नड्डा जो बहुत बड़ी पोजीशन रखते हैं भारतीय जनता पार्टी में और केंद्र की राजनीति में, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के हित की आवाज अपनी केंद्र की सरकार के समक्ष क्यों नहीं उठाई। हिमाचल प्रदेश के जो मसले हैं उनके ऊपर बात करके उनका समाधान करने में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार को छोड़िए, सरकारें आती जाती रहती हैं, पहले भाजपा थी, अब कांग्रेस है, आने वाले समय में पता नहीं कौन होगा, लेकिन हिमाचली तो वही है, हम और आप तो वही हैं। तो आपने हिमाचल वासियों की मदद करने के लिए कौन से कदम उठाए, कौन से प्रयास किए, कम से कम आप अपने इस बारे में उनके ऊपर जरूर लोगों को बता के जाएं। इन सवालों के जवाब आप जरूर देते जाएं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, ये आम आदमी के लिए है ही नहीं। ना भारतीय जनता पार्टी का विश्वास न्यायपालिका में है, ना भारतीय जनता पार्टी का विश्वास देश के संविधान में है, ना भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोकतंत्र में है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी जिसमें यह कहा गया कि जो इलेक्शन कमिश्नर का, चीफ इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होगी उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीन का पैनल जो है उस नियुक्ति में वो उसको फाइनल करेगा। लेकिन क्योंकि देखिए अभी कितनी विडंबना है कि इस देश की सरकार को देश के चीफ जस्टिस के ऊपर भरोसा नहीं है। उन्होंने चीफ जस्टिस को बाहर करने के लिए अभी जो लोकसभा का सत्र हुआ
उसमें कानून लाए और उसमें एक प्रधानमंत्री, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक मिनिस्टर कोई गवर्नमेंट का जो है वो इसका हिस्सा बना दिया और चीफ जस्टिस को उस पैनल से बाहर कर दिया। कहने का मतलब है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वतंत्र चुनाव करवाना चाहती है और स्वतंत्र रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके जो हेड्स हैं उनको नियुक्त करना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी, इस चीज का जवाब भी मैं चाहूंगा कि जगत नड्डा जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता को देकर जाए। असली बात यह है कि चुनावों में फर्जीवाड़ा करना भारतीय जनता पार्टी की मंशा है और पिछले जो 4 राज्यों में, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, निश्चित तौर पर वहां भी जिस तरीके के नतीजे आए हैं जिनकी बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी और विभिन्न मीडिया हाउसेज ने जो सर्वे किए थे उनके सर्वे के विपरीत वो चुनाव गए हैं, उनके विपरीत भी गए वो चुनाव परिणाम जो है। तो कहीं ना कहीं जो ईवीएम है, जिसकी बात हमारे मुख्यमंत्री ने भी कही है और बहुत से देश के जो विपक्ष के नेता हैं वो भी कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है कि आप चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप शक की दृष्टि से देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो होंगे तो हमारी मनमर्जी का जो चुनाव आयुक्त है वो हम नियुक्त नहीं कर पाएंगे, तो उनको बाहर करने के लिए आप कानून बना रहे हैं। तो ये आपकी तानाशाही को, ये आपकी अलोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को, सोच को ये परिलक्षित करते हैं उनकी ये कार्यप्रणाली। तो मेरा यही कहना, और हिमाचल के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हिमाचल प्रदेश में हुई, तो जब हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस सरकार के दौरान जिस तरीके से जयराम जी मुख्यमंत्री बने जिन परिस्थितियों में, और उसके बाद जो चलता रहा, बिंदल जी आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, बिंदल जी को जिस तरीके से 3 बार पदों से बाहर निकाला गया, 2 बार सरकार के पदों से बाहर किया गया, फिर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, वहां से बाहर किया गया, तो अभी जो दौर चल रहा है और फिर से उनको अध्यक्ष बनाया गया है, तो अभी जो दौर हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में चल रहा है वो एक दूसरे को निपटाने का चल रहा है। जयराम ठाकुर जी ने जो बिंदल जी के साथ किया है अपने शासनकाल के दौरान, जिस तरीके का ट्रीटमेंट उनके साथ किया, हालांकि उनके ऊपर आरोप थे, वो एक अलग मसला है, लेकिन एक जगह से हटाया, फिर दूसरी से हटाया, फिर तीसरी से हटाया, तो जिस तरीके से उनको उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं राजीव बिंदल जो है अब वो अपना स्कोर जो है उसको सेटल करने की राजनीति हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं और जगत प्रकाश नड्डा जी उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में निभा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, पूरा मैनेजमेंट तब भी जेपी नड्डा जी के पास था बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वो हिमाचल से थे, तो काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में जो बिखराव हुआ है वो जेपी नड्डा जी की कार्यप्रणाली की वजह से हुआ। तो हमें तो अच्छा है, जितना ज्यादा वो हिमाचल प्रदेश आएंगे, जितना ज्यादा वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन्वॉल्व होंगे, उतना ही ज्यादा बिखराव हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो है वो बढ़ेगा। आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न हो तो आपको। हाँ, एक और छोटा सा पॉइंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के किस तरीके से कितने चेहरे हैं, ये मैं आपके माध्यम से चर्चा करना चाहता हूं। अभी जो विधानसभाओं के चुनाव हुए, उनमें अगर बीजेपी के जो अलग अलग स्टेट्स के मैनिफेस्टोज हैं उनको अगर आप देखें तो उनमें आप पाएंगे, जैसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम गैस का सिलेंडर जो है वो 400 रुपए में देंगे अगर भाजपा सरकार में आती है। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में 400 रुपए का गैस का सिलेंडर दे सकती है, राजस्थान में दे सकती है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं दे सकती? और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां भारतीय जनता पार्टी वो गैस का सिलेंडर 400 रुपए में क्यों नहीं दे रही है? मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है, और अगर 400 रुपए का सिलेंडर दिया जा सकता है तो इसका मतलब कि अब तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो है वो देश के लोगों से इससे ज्यादा जो पैसा लिया वो ओवर चार्ज करती है। उसके ऊपर भी नड्डा जी, मैं चाहूंगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बताएं हिमाचल के लोगों को कि भाई आप राजस्थान में 400 रुपए का सिलेंडर देने की आपने बात की है, तो हिमाचल प्रदेश में या पूरे देश में आप 400 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे?
हमारी गारंटी की बात करते हैं, महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 3000 रुपये महिलाओं को खाते में डालने की बात इन्होंने की है। मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में हर अलग अलग तरह की राजनीति करके जो वहाँ के लोग हैं, मतदाता हैं, उनको लुभाने और भ्रमित करने का काम करती है। अब आपका कोई प्रश्न होता है?